हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 का सेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Okay, so as per the poll, most of you want Indian Economic Development Chapter 1 session. So here it is. It is not like कि मैं आज के आज ही तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 ख़त्म कर दूंगी, नहीं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं है और पूरा चैप्टर एक ही साथ समझने की हिम्मत तुम्हारे अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो रोज़ इसके कुछ पार्ट्स आएंगे और तुम लोग रोज़ ही इसे करते जाओगे। और अगर तुम्हें ये वाले नोट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ना टीचर्स नोट्स नहीं बनाते, टीचर्स मार्क करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये नोट्स भी चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, तो वहाँ पे तुम लोग मुझे मेल कर देना एंड आई विल प्रोवाइड यू दीज नोट्स। ठीक है, ये नोट्स मेरे टाइम के हैं, मैं भी 12th क्लास में इन्हीं नोट से पढ़ी हूँ एंड आई स्कोर 94 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, 94 मतलब थ्योरी में तो मेरे थे 74 और प्रैक्टिकल में तो 20 मार्क्स, वो तो टीचर्स दे ही देते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, सो यही नोट्स पढ़ के आई स्कोर दिस मच इन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं तुम्हारा सॉरी चैप्टर 1, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तमीज़ से समझते हुए जाओगे, तभी तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान से और खुद से भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करना। जहाँ पे तुम्हें लगता है मैं क्लियर नहीं हूँ शायद, तो वहाँ पे तुम लोग मुझे कमेंट कर देना कि मैम प्लीज़ या दीदी टेल अस अबाउट दिस और वट एवर यू वॉन्ट टू नो। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। और सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम्स में, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रख के चलना आपने। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ था कि जब इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, तो उन लोगों ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कैसे करा था। एक्सप्लॉइट मतलब हमारी इकोनॉमी की धज्जियाँ कैसे उड़ा दी थी। ठीक है, तो थोड़े से अगर मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ तो प्लीज़ होना मत, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मेरे जीन्स में है थोड़े ऐसे वर्ड्स यूज़ करना। ओके, तो चलो समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या मतलब था कि इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा था अपने रूल के अंडर में। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर ब्रिटिश रूल वॉज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे उसने मेरे से क्या पूछा था क्वेश्चन में डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं करते हो, तो मैंने यहाँ पे इसका जवाब दे दिया। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हाँ मैं एग्री करती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के अंडर में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी, करा था उन्होंने हमें कॉलोनियली एक्सप्लॉइट। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इट वॉज अ टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, हमारी सारे के सारे सेक्टर्स, जो भी इकोनॉमी के सेक्टर्स थे, उन सबको टारगेट करा था एक्सप्लॉइट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कौन से सेक्टर थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक है, इन सबको उन्होंने ख़त्म करा था, हमारे इन सारे सेक्टर्स को उन्होंने टारगेट करा था डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने हमें कैसे एक्सप्लॉयट करा था, अब हम ये पढ़ते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉयट करा था, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या था, वहां पे वो तुमसे 3 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही है। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन गल्फ बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। ठीक है, तो वो भी, इसका भी यही मतलब है, जमींदारी सिस्टम ही एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, जमींदार वर द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल, they had to give fixed sum. Now focus on the word fixed sum of land revenue to the government. ठीक है, and they were free to take as much as they want the tillers of the soil. ठीक है, अब जो जमींदार थे वो कौन थे, वो लैंड के परमानेंट ऑनर्स थे। ठीक है, वो एक फिक्स्ड
अमाउंट देते थे गवर्नमेंट को, ठीक है, और बदले में टीलर्स से, मतलब जिन्हें उन्होंने अपनी ज़मीन किराए पर दे रखी है, रेंट पर दे रखी है, उनसे वो कितना भी पैसा ले सकते थे, ठीक है। दोबारा समझो, ज़मींदार सबसे पहले गवर्नमेंट ए, ठीक है, बी हो गया ज़मींदार, ठीक है, और सी हो गया टीलर्स, ठीक है। सपोज वी फिक्स एन अमाउंट ऑफ ₹1000, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ज़मींदार के पास जाएगी और कहेगी ला भाई 1000 रुपये निकाल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ज़मींदार ने गवर्नमेंट को 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। लेकिन अब जो टीलर है, जिसने ज़मींदार से उसकी लैंड किराए पर ले रखी है, ठीक है, अब क्या होगा, ज़मींदार टीलर के पास जाएगा और कहेगा ला दे मुझे पैसे। वो जितने पैसे चाहे उतने पैसे टीलर से मांग सकता था, 2000, 3000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। मतलब वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है, गवर्नमेंट और ज़मींदार के बीच में क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन ज़मींदार टीलर से जितने पैसे चाहे उतने पैसे ले सकता था, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ज़मींदार वर द परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल, दे गेव फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू गवर्नमेंट, बट इन रिटर्न दे कैन टेक एज मच एज फ्रॉम द टीलर्स, ठीक है। जिन्होंने ज़मींदार ने जिन्हें अपनी ज़मीन किराए पर दे रखी है, वो उनसे कितने भी पैसे ले सकते थे, ठीक है। लेकिन और बदले में उन्हें क्या था कि वो फिक्स्ड अमाउंट एक गवर्नमेंट को देते थे और जितने पैसे चाहिए थे वो टीलर्स से ले लेते थे, ठीक है। अगला देखो, द टीलर ऑफ द सॉइल यूज टू गेट अ लिटिल शेयर फॉर द सर्वाइवल एंड वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ, सारे के सारे कमाए हुए पैसे तो ज़मींदार ले गए, तो टीलर बहुत कम पैसों के साथ बचता था, ऑलमोस्ट कभी कभी तो उनके पास पैसे भी नहीं बचते थे, ठीक है। तो अब वो आगे जाके और इन्वेस्टमेंट कैसे करें एग्रीकल्चर में, जब पैसा ही नहीं बचा, सारा का सारा पैसा तो ज़मींदार ले गया, अब जब पैसा ही नहीं बचा तो आगे जाके क्या तो वो क्रॉप्स खरीद के लाएं, क्या वो अपना घर चलाएं, क्या वो और फर्टिलाइजर्स या कुछ खरीद कर लाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, उनके पास कोई भी सरप्लस नहीं बचता था, ठीक है, बहुत कम शेयर बचता था फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, एंड वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ज़मींदार यूज टू स्पेंड देयर इनकम ऑन लग्जरी लाइफ। अब जब वो इतने इतने पैसे टीलर से ले रहे हैं, तो वो जो भी अपनी सारी के सारे पैसे थे वो लग्जरी लाइफ जीने में निकाल देते थे, घूम रहे हैं मर्सिडीज़ में, खैर उस टाइम तो नहीं थी ये सब कुछ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। दे यूज टू मेक लिटिल इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और दिखाने के लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये करते थे वो लोग, ठीक है। Thus this system lead to frequent injection of the tillers of the soil. They lost their rights and interest in cultivation. Even they could not leave agriculture due to lack of employment opportunities outside agriculture. Tillers इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके थे, ना तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते थे, ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ सकते थे। तो ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया था। कैसे कर दिया था कि ज़मींदार वर दी परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल, वो एक फिक्स अमाउंट देते थे गवर्नमेंट को और बदले में टीलर्स से जितने पैसे लेना चाहे उतने पैसे लेते थे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट टीलर्स पे क्या पड़ा, उनके पास एक बहुत कम शेयर बच गया था अपने सर्वाइवल के लिए, और कोई भी पैसा नहीं बचता था एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ज़मींदार पे क्या था, ज़मींदार एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिखाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कर देते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टीलर्स बेचारे इतने मजबूर हो गए थे, ना तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहते थे, ना वो उसे छोड़ सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थे ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे एक्सप्लॉइट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। सिंपल, इट वॉज दिस सिंपल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैं नहीं मानती कि तुम लोगों को अब याद नहीं हो सकते, ठीक है। अगला देखो, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक तो ये मैं जिस टाइम रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, उसी टाइम हमारी गली के डॉग्स पागल हो जाएंगे और हमारे आसपास वाले लोग पागल हो जाएंगे, इन्हें भी उसी टाइम डीजे बजाना है। पूरे दिन नहीं बजाएंगे, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड करूँगी उसी टाइम बजाएंगे। चलो, नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट करा इन्होंने, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, प्रायर मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले,
ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। अब क्या हुआ, इंडियन यूज टू एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते थे कि जो इंडिया है उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड दिस रेपुटेशन इन 2 ways, क्योंकि क्या था, सड़ा था ना उन्हें हमसे, ठीक है। इसे भी उन्होंने 2 वे से डिस्ट्रॉयड करा। कैसे करा, बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटीज़ लगाती है। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री को माल सप्लाई करते हैं उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे इतने ज़्यादा टैक्सेस, इतनी सारी ड्यूटीज़ लगा दी कि अब क्या हुआ, फॉरेनर्स ने माल खरीदना ही बंद कर दिया हमसे, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट्स पे इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी लगने लगी कि इंडियंस ने माल खरीदना ही बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो चीज़ फॉरेन मार्केट में हमारी 100 रुपये की बिकती थी, अब वो सेम चीज़ 500 रुपये की बिकने लगी। तो क्यों खरीदेंगे फॉरेनर्स, पागल थोड़े ना है, क्यों खरीदेंगे वो, उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया हमसे माल, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे तरीके से कैसे करा, बाय ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, ठीक है। डोमेस्टिक गुड्स फॉर द इंडियन प्रोडक्ट वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अपना माल आ रहा था ना ब्रिटेन से, ठीक है, उसे कर दिया ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इंडियन मार्केट में भी डोमेस्टिक गुड्स की, मतलब इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश वाले गुड्स की डिमांड बढ़ गई। ब्रिटिश वाले गुड्स की डिमांड क्यों बढ़ गई, अगर इंडिया में कोई बिस्किट प्रोड्यूस हो रहा है अब, तो वो पड़ रहा है 10 रुपये का। अब बाहर क्या हो गया, बाहर से इम्पोर्ट ड्यूटी हट गई, ड्यूटी फ्री हो गया इम्पोर्ट। जो ब्रिटेन से गुड्स आ रहे थे वो ड्यूटी फ्री हो गए, तो अब वो ब्रिटेन से आया हुआ बिस्किट 2 रुपये का पड़ रहा है। तो अब बताओ, इतनी गरीबी में इंडियंस वो 2 रुपये वाला बिस्किट खरीदेंगे या 10 रुपये वाला बिस्किट खरीदेंगे, ऑब्वियसली 2 रुपये वाला बिस्किट खरीदेंगे। अब यहाँ पे मत लाना अपनी नेशनैलिटी, नहीं कि 10 रुपये वाला खरीदना चाहिए, नहीं, उस टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो जो उन्हें सस्ती चीज़ लगती वो सस्ती चीज़ ही खरीदते, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ था, इंडिया में ही, इंडिया के ही डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड खत्म कर दी थी। कैसे खत्म करी थी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ले आए ब्रिटेन के गुड्स का, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म कर दिया था। कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे खत्म करा था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद अब क्या करा ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारी हैवी ड्यूटी और टैक्सेस लगा दिए एक्सपोर्ट पे, ठीक है। तो अब क्या होता था, जब माल इंडिया से बाहर जाता था फॉरेन कंट्रीज में, तो वो माल उन्हें बहुत महंगा पड़ता था, तो उन्होंने हमसे गुड्स खरीदने ही बंद कर दिए फॉरेनर्स ने, ठीक है। और इंपोर्ट क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री, मतलब अब जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो गुड्स आ रहे हैं उन्हें कर दिया ड्यूटी फ्री, ठीक है। अब उन पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी। तो क्या हुआ, इंडिया के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड खत्म कर दी। अब जो चीज़ सस्ती पड़ती थी इंडियंस वो खरीदते थे, ठीक है। अगला देखो, अगला है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये क्या करा इन लोगों ने, जरा देखते हैं। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स सच एज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम एक्सपोर्टर थे इन फाइनल गुड्स के, सच एज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, ठीक है। बट इंडियंस इंटरनेशनल ट्रेड वाज डिस्ट्रॉयड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी मतलब उल्टे सीधे टैक्सेशंस लगा के, ठीक है। अब कैसे करा था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश इंडस्ट्री टू फुलफिल द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। क्या करा था यहाँ पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी उस रॉ मटेरियल से जो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी जो इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या करा था, टैरिफ फ्री import of British goods into India to expand the demand of British goods in Indian market, ठीक है। क्या करा था इन लोगों ने, इम्पोर्ट फ्री, ठीक है। इम्पोर्ट, जो भी गुड्स ब्रिटेन से बन के इंडिया आते थे उन्हें इम्पोर्ट फ्री कर दिया था। मतलब क्या करा था, अब उसके इम्पोर्ट पे कोई भी पैसे, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज नहीं लगेंगी,
ठीक है। जो भी गुड इंडिया से ब्रिटेन जाएगा उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जो भी गुड ब्रिटेन से इंडिया आएगा उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। हमें बना दिया था उन लोगों ने ब्रिटेन तक का रॉ मटेरियल और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स का इम्पोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ये उन लोगों ने हमें बना के रख दिया था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हमारे तीनों सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैसे डिस्ट्रॉय करा था? सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय करा था जमींदारी सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे जमींदार वर द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। वो गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देते थे एज अ लैंड रेवेन्यू और बदले में टीलर्स से जितना मर्जी चाहे उतना पैसा ले सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैसे डिस्ट्रॉय करा था? एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी, जो फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट जाता था उसमें हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी, तो फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स खरीदने बंद कर दिए थे, ठीक है। और क्या करा था? जो भी ब्रिटेन से गुड्स आ रहा है इंडिया में उसे ड्यूटी फ्री कर दिया था, ताकि इंडिया में इंडियन गुड्स की ही डिमांड खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फाइनल गुड्स बेचते थे, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने क्या करा? हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया ब्रिटेन के फाइनल गुड्स का, ठीक है। क्या करते थे? यहाँ से ब्रिटेन रॉ मटेरियल भेजते थे ड्यूटी फ्री, ठीक है, और वहाँ से फाइनल गुड्स बन के इंडिया आते थे ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। ये था तुम्हारा चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगर तुम लोगों को फ्री नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे ईमेल भी सेंड करना। ओके, सो ओके, थैंक यू, बाय।